हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या बताया गया है, हम सब जानते हैं कि ह्यूमन जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। और ह्यूमन कैसा वीवी है। वीवी क्या होते हैं? जो बच्चे को जन्म देते हैं। ओवी क्या होते हैं? जो अंडे देते हैं। ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट जो है ह्यूमन में कौन कौन से आते हैं? एक होता है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या है? गैमेट का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म मेल में बनते हैं, ओवम फीमेल में बनते हैं। फिर अगला स्टेप क्या होता है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होगा? स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है। फिर अगला स्टेप क्या आता है? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में कौन कौन होगा? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। फिर आगे चल करके जाइगोट बन जाता है। ठीक है। अब ये जाइगोट बनने के बाद में क्या होगा कि फार्मेशन और डेवलपमेंट जो होता है ब्लास्टोसिस्ट का। फिर जाके क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन में क्या होगा? जो जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट बना है ये जो है यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है? जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उसके बाद में होता है पार्चुरेशन यानी डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो यहाँ पर कितने इवेंट हो गए देख लेते हैं। तो एक इवेंट होता है गेमिटोजेनेसिस, दूसरा इवेंट होता है इंसेमिनेशन, तीसरा इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। चौथा इवेंट होता है जाइगोट फार्मेशन, फर्टिलाइजेशन में ही आ गया। उसके बाद में चौथा स्टेप जो आ जाता है ब्लास्टोसिस्ट का फार्मेशन। पांचवा स्टेप आ जाता है इम्प्लांटेशन। छठवां स्टेप आता है जेस्टेशन पीरियड। और सातवां स्टेप आता है पार्चुरेशन। तो यानी रिप्रोडक्टिव जो इवेंट होते हैं ह्यूमन में कितने होते हैं? टोटल 7 इवेंट होते हैं। कौन कौन? गेमिटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फिर होता है फर्टिलाइजेशन, फिर होता है ब्लास्टोसिस्ट फार्मेशन, फिर होता है इम्प्लांटेशन, उसके बाद जेस्टेशन, उसके बाद पार्चुरेशन। जो जेस्टेशन पीरियड होता है तो सबको पता है कि ह्यूमन में 9 मंथ होता है जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्टिव जो इवेंट होते हैं ये सब कब चालू होते हैं? प्यूबरिटी के बाद चालू होते हैं। तो देयर आर द रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड फीमेल। कुछ डिफरेंसेज हैं जो मेल फीमेल में हम देखते हैं। जैसे स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो ओल्ड मैन में लगातार होता रहता है, लेकिन जबकि ओवम जो होती है ओमेन में लगभग 50 साल की उम्र तक सीज हो जाता है। यानी कि 50 साल तक ओमेन में ओवम बनता है, उसके बाद में नहीं बनता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन का हम देखने वाले हैं। ठीक, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये पेल्विक रीजन में होगा, पेल्विस रीजन में होता है, जिसमें एक पेयर टेस्टिस होते हैं, उसके साथ साथ एक्सेसरी ग्लैंड होती हैं, डक्ट होती हैं और एक्सटर्नल जेनिटिलिया आती हैं। ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस जो हैं ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है कि ये जो है लो टेम्परेचर करता है टेस्टिस का। ये लो टेम्परेचर मेंटेन करता है कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम रखता है। ठीक है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। क्यों रखता है? क्योंकि इसी टेम्परेचर में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। एडल्ट में टेस्टिस जो हैं ओवल शेप के होते हैं। इनके लेंथ जो है 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस जो हैं कवर्ड होते हैं डेंस कवरिंग से। ठीक है। हर टेस्टिस के पास में 250 कंपार्टमेंट होते हैं लगभग, जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम याद कर सकते हैं क्या कि 2, 3, 4, 5। तो स्टार्टअप का जो 2, 3 है यह क्या है? विड्थ है टेस्टिस की। और 4, 5 क्या है? ये लेंथ होती है। ठीक, तो 2 से 3 सेंटीमीटर क्या दिया गया है? विड्थ है। और 4 से 5 सेंटीमीटर क्या है? लेंथ है। ठीक है। तो जो 250 कंपार्टमेंट हैं हर टेस्टिस के पास में, जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, तो टोटल कितने हो गए हमारे ह्यूमन के पास में? 500। ठीक है। तो हर लोब्यूल के पास में एक से तीन हाईली क्वाइल्ड सेमनीफरस ट्यूब्यूल होती हैं, जो क्या करती हैं? स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। तो स्पर्म को प्रोड्यूस कौन करता है? सेमनीफरस ट्यूब्यूल करती हैं। सेमनीफरस ट्यूब्यूल जो है ये लाइन होती है इनसाइड 2 टाइप की सेल से। तो सेमनीफरस ट्यूब्यूल में 2 तरीके की सेल होती हैं। एक होती है मेल जर्म सेल जिनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, एक होती है मेल जर्म सेल जिनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, दूसरी होती है सर्टोली सेल्स। ठीक है। तो मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल क्या काम क्या है? नरिशमेंट देना। मेल जर्म सेल जिनको स्पर्मेटोगोनिया बोला गया है ये मियोटिक डिवीजन करती हैं। मियोटिक डिवीजन करके क्या बनाती हैं? स्पर्म बनाती हैं। जबकि सर्टोली सेल क्या करती हैं? न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं जर्म सेल को। तो सर्टोली सेल जो है जर्म सेल को न्यूट्रिशन देती हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर जो हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जिनको हम लेडी सेल बोलते हैं। तो लेडी सेल कहाँ पे पाई जाती हैं? लेडी सेल पाई जाती हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर, जबकि मेल जर्म सेल जो होती हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर होती हैं। और उसके अलावा सर्टोली सेल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर हैं, जबकि जो लेडिक सेल हैं वो जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर होती हैं। ठीक है। ये लेडिक सेल क्या करती हैं? सिंथेसाइज करती हैं सिक्रेट को, किनको? टेस्टिकुलर हार्मोन को, जिनको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। ये इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल होती हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से बोल सकता है कि इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल जो होती हैं कहाँ पाई जाती हैं? इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल कहाँ पाई जाती है? तो हम बताएंगे कहाँ पर? आउटसाइड द सेमनीफरस ट्यूब्यूल। तो सेमनीफरस ट्यूब्यूल के बाहर पाई जाती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये क्वेश्चन देने की संभावनाएं हैं। ठीक है। तो इम्यूनोलॉजिकल जो कंपिटेंट सेल होती हैं ये सेमनीफरस ट्यूब्यूल के बाहर पाई जाती हैं। इनके अलावा लेडिक सेल होती बाहर होती है। लेडिक सेल को इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। ये टेस्टिकुलर हार्मोन यानी एंड्रोजन को सिंथेसाइज और सीक्रेट करने का काम करते हैं।
मेल एक्सेसरी डक्ट होती है जिनमें रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस आते हैं। तो मेल एक्सेसरी डक्ट कितनी हो गई? 4। रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंसिया आ गई। ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन होती हैं। टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हैं ये वासा डिफरेंसिया में ओपन होती हैं रेटी टेस्टिस से। ठीक। फिर वासा डिफरेंसिया टेस्टिस को लीव करती है और ओपन हो जाती है एपिडिडाइमिस में, जो कि पोस्टीरियर सरफेस। तो हर टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस के लॉन्ग एपिडाइमिस में जो है वासा डिफरेंसिया ओपन होती है। एपिडाइमिस लीड करती है वासा डिफरेंसिया को। फिर वासा डिफरेंसिया क्या करती है? एब्डोमेन में ऊपर असेंड करती है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बना लेती है। तो वहाँ से जो एक डक्ट रिसीव करती है सेमाइनल वेसिकल से, सेमाइनल वेसिकल से डक्ट एक रिसीव की जाती है और ओपन हो जाती है यूरेथ्रा में, बनाती है इजैकुलेटरी डक्ट। ये डक्ट क्या करती है? स्टोर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। यूरेथ्रा जो है ये ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से और एक्सटेंडेड होता है पेनिस तक, एक्सटर्नल ओपनिंग जिसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। तो इसको हम पाथ हाफ स्पर्म याद कर सकते हैं। पाथ हाफ स्पर्म, स्पर्म का पाथ याद कर सकते हैं रीड से, रीड REED। आर से हो गया रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। ई से हो गया वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया। दूसरे ई से हो गया एपिडिडाइमिसिस, एपिडिडाइमिसिस। और ये डी से जो हो गया इसको बोलते हैं वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंस। ये हो गया। तो इस तरीके से स्पर्म जो है पाथ इसका चलता है। तो रेटी टेस्टिस से वासा डिफरेंसिया में, और वासा डिफरेंसिया से एपिडिडाइमिसिस में, फिर एपिडिडाइमिसिस से कहा जाता है वासा डिफरेंसिया। और जो वासा डिफरेंसिया है, ये वासा डिफरेंसिया क्या करती है? एब्डोमेन में ऊपर की तरफ असेंड करती है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बना लेती है और वहाँ पे सेमाइनल वेसिकल से डक्ट को रिसीव करती है और यूरेथ्रा में ओपन हो जाती है। किस डक्ट के फॉर्मेट में? इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्मेट में। तो ये क्या करती हैं? ये डक्ट क्या करती है? इजैकुलेटरी डक्ट क्या करती हैं? इजैकुलेटरी डक्ट स्टोर करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा से बाहर। ठीक है। यूरेथ्रा क्या करेगा? यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है और एक्सटेंड होता है पेनिस तक और इसकी ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ठीक। तो ये क्या दिखाया गया? इसको बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, ये यूरेटर है। और ये क्या दिखाई गई? इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल्स। ये क्या है? सेमाइनल वेसिकल्स है। ठीक है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है? वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस है। और ये क्या दिख गई हैं? ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये तो पेनिस। ठीक है। ये क्या है? यूरेथ्रा है। ये क्या? ग्लांस पेनिस। ये क्या? फोरस्किन हो गई। ये है टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ पे लाई करते हैं? स्क्रोटम में, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये पूछा जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड किस में पाई जाती हैं? तो मेल में। ठीक है। ये जो है इजैकुलेटरी डक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये वासा डिफरेंसिया हो गई। ये जिसके अंदर जो दिखाई गई हैं ये जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। ठीक है। ये इसको बोलते हैं वासा डिफरेंसिया, क्योंकि रेटी टेस्टिस से निकलती है वासा डिफरेंसिया। वासा डिफरेंसिया ओपन होती है कहाँ पे? एपिडिडाइमिसिस में। और एपिडिडाइमिसिस कहाँ पे ओपन हो जाती है? देखो वासा डिफरेंस में। तो वही पाथवे चल रहा है। तो सबसे पहले रेटी टेस्टिस से वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया से एपिडिडाइमिसिस, रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिसिस, उसके बाद में वास डिफरेंस। फिर इधर से यूरेटर आ रहा है। ये जो है यूरिन ब्लैडर है। ठीक है। और ये जो है सेमाइनल वेसिकल्स हैं, ये सेमाइनल वेसिकल्स हैं। ठीक है। ये सेमाइनल वेसिकल हैं। ये क्या रही? ये प्रोस्टेट ग्लैंड रही। और ये जो है छोटी छोटी ये बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड है, ये यूरेथ्रा है। ठीक है। ये फॉरस्किन ग्लांस पेनिस, ये टेस्टिस हो गया। ये सब डायग्राम दिए गए हैं। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पेनिस जो है मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया होती है, जो एक स्पेशल टिश्यू से बनता है और हेल्प करता है इरेक्शन में पेनिस को, जो फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन में। ठीक है। इनलार्ज पेनिस का इनलार्ज एंड होता है जिसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। ये जो है कवर्ड होता है लूज फोल्ड स्किन से, जिसको बोलते हैं फॉरस्किन। ठीक है। मेल एक्सेसरी ग्लैंड जो होती हैं, जिनमें जो आती हैं मेल एक्सेसरी ग्लैंड में कौन कौन आती हैं? सेमाइनल वेसिकल्स आती हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, एक पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन कौन है? एक पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एक होती है और बल्बो यूरेथ्रल 2 होती हैं। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक पेयर, सेमाइनल वेसिकल्स एक पेयर और प्रोस्टेट ग्लैंड एक पेयर। ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड एक होती हैं। ये सब मिलजुल के बनाती हैं एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक है। तो इन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो सेमाइनल प्लाज्मा बनाता है। सेमाइनल प्लाज्मा में क्या होगा? फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होते हैं और कुछ एंजाइम होते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो क्या करता है? पेनिस को लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है। ये डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये जो दिखाई गई हैं ये अंदर की तरफ ये वाली ये सेल जो है ये क्या है? सर्टोली सेल हैं, जो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट देने को काम करती हैं। ये क्या है? ये स्पर्मेटोगोनिया है। ये जो सेल दिखाई गई ये वाली ये सब क्या है? इंटरस्टिशियल सेल हैं।
ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो व्यू दिखाया गया, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का दिखाया गया डायग्राम। अब देखते हैं फीमेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ओवरी आते हैं और एक पेयर ओविडक्ट होता है, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये जो है पेल्विक रीजन में होते हैं। ठीक है। ये सारे पार्ट जो हैं, ये सारे जो पार्ट हैं, और एक पेयर मेमरी ग्लैंड, ये सब क्या करती हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटीग्रेट होकर के ओवल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी और बर्थ और चाइल्ड केयर को सपोर्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 26 में आने के चांस हैं। यहाँ से 2026 में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, ठीक है, तो फीमेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं, ये किस ग्लैंड के साथ मिल करके ओवल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर को सपोर्ट करती हैं। कोई कैसे, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। तो हम बताएंगे मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड जो है ये फीमेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ मिल करके स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो है ओवल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर को सपोर्ट करती हैं। ठीक। ओवरी जो हैं ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती हैं जो फीमेल गैमेट यानी ओवम को प्रोड्यूस करती हैं, और कुछ स्टेरॉइडल हार्मोन जिनको ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं उनको भी सिक्रेट करती हैं। ओवरी जो हैं ये लोअर एब्डोमेन में ईच साइड, दोनों साइड पाई जाती हैं। लोअर एब्डोमेन यानी कि एब्डोमेन के निचले वाले पार्ट में, यानी कि लोअर एब्डोमेन में दोनों साइड जो है ओवरी पाई जाती है, ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ठीक है। हर ओवरी जो है लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, जो कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल से और यूट्रस से। किसके द्वारा, लिगामेंट से। ठीक है। हर ओवरी जो ईच ओवरी कवर्ड होती है थिन एपिथेलियम से, जिसको विच इंक्लूजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। तो ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इंक्लूजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है डिवाइडेड होता है 2 जोन में, पेरीफेरल कॉर्टेक्स, बाहर वाले रीजन को कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले को मेडुला। कहीं पर भी आ जाएगा, बाहर वाला रीजन कॉर्टेक्स होगा, अंदर वाला मेडुला होता है। ठीक है। ओविडक्ट को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस, वेजाइना, ये मिलजुल के फीमेल एक्सेसरी डक्ट बनाती है। तो फीमेल एक्सेसरी डक्ट कौन कौन है, ओविडक्ट हो गया, यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया। तो ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना मिलकर के फीमेल एक्सेसरी डक्ट बनाती हैं। तो फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ठीक है। और 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ जो है किडनी की भी है। 10 से 12 सेंटीमीटर जो लेंथ ये जो है किडनी की भी होती है। किडनी की भी 10 से 12 सेंटीमीटर है और फैलोपियन ट्यूब की भी 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। ये जो है यूट्रस से ईच ओवरी पेरीफेरी फ्रॉम द, ठीक है, तो क्या ये जो फैलोपियन ट्यूब जो है ये हर ओवरी से निकलती है यूट्रस तक। ठीक है। ए पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, जो ओवरी के जो पास वाला पार्ट होता है वो फंडल शेप होता है, जिसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के पास में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको इनफंडिबुलम के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको फिमरी बोलते हैं, जो ओवल्यूशन के बाद में ओवम को कलेक्ट करने का काम करती हैं। इनफंडिबुलम जो है ये लीड करता है वाइडर पार्ट, जिसको बोलते हैं एम्पुला बोलते हैं। तो ओविडक्ट का जो वाइडर पार्ट है वो कौन है, एम्पुला है। लास्ट पार्ट जो ओविडक्ट है का है वो स्थमस है। स्थमस का नैरो लुमेन होता है और स्थमस से ही यूट्रस से जुड़ता है। ठीक है। यूट्रस सिंगल होता है, इसको उम्ब भी बोलते हैं। यूट्रस का शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। ये लिगामेंट से पेल्विक वॉल से जुड़ा होता है। यूट्रस जो है वेजाइना में ओपन होता है एक नैरो सर्विक्स के थ्रू। तो सर्विक्स की कैविटी को बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, जो वेजाइना के साथ मिलकर के बर्थ कैनाल बनाती है। तो ये बोल सकते हैं बर्थ कैनाल में कौन कौन आते हैं। बर्थ कैनाल में कौन आते हैं, सर्वाइकल कैनाल, यानी बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, सर्वाइकल कैनाल हो गया, ठीक, और प्लस में वेजाइना। ठीक। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलकर के क्या बनाती हैं, बर्थ कैनाल बनाती हैं। द कैविटी ऑफ सर्विक्स कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद वेजाइना टू फॉर्म बर्थ कैनाल। यूट्रस की जो वॉल होती है 3 लेयर टिश्यू की होती है। यूट्रस की जो वॉल होती है 3 लेयर टिश्यू से मिलकर बनती है। सबसे बाहर वाला थिन मेम्ब्रेनियस होता है, जिसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। मिडिल वाला थिक होता है, जो कि स्मूथ मसल्स का होता है, इसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। अंदर वाला ग्लैंडुलर लेयर होती है, जो इंडोमेट्रियम कहलाती है। ठीक है। इंडोमेट्रियम ही यूट्राइन कैविटी की लाइनिंग बनाती है। इंडोमेट्रियम जो है साइक्लिक चेंजिंग के दौरान में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो है ये साइक्लिक चेंज होता है इंडोमेट्रियम में ही। जबकि मायोमेट्रियम जो है ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन है बेबी की डिलीवरी के समय। डिलीवरी के समय जो है मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय इंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजिंग होती है। ठीक है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस आते हैं। तो कौन कौन आते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमन होता है और क्लाइटोरिस होते हैं। 5 चीज़ें जो हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को बनाती हैं। ठीक है। जो मॉन्स प्यूबिस है ये कुशन फैटी टिश्यू होता है,
मॉन्स प्यूबिस जो है कुशन फैटी टिश्यू होता है जो स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है। लेबिया मेजोरा जो एक फ्लेसी फोल्ड होता है टिश्यू जो एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के नीचे होता है लेबिया मेजोरा। मॉन्स प्यूबिस के नीचे होता है लेबिया मेजोरा और सराउंडेड होता है वेजाइनल ओपनिंग से। ठीक, लेबिया माइनोरा जो होता है, ठीक, लेबिया मेजोरा जो मॉन्स प्यूबिस के नीचे होता है। लेबिया माइनोरा जो है एक पेड फोल्ड टिश्यू होता है जो लेबिया मेजोरा के अंदर होता है। लेबिया मेजोरा के अंदर होता है लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा होता है मॉन्स प्यूबिस के नीचे। ठीक, वेजाइना की जो ओपनिंग होती है ये पार्सली कवर्ड होती है मेम्ब्रेन से जिसको बोलते हैं हाइमन। क्लाइटोरिस जो एक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टू लेबिया माइनोरा के ऊपर लाई करता है। क्लाइटोरिस जो है टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो दो लेबिया माइनोरा के जंक्शन के ऊपर लाई करता है, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर। यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर दो लेबिया माइनोरा होती हैं, उसके जंक्शन पे जहाँ पे दो लेबिया माइनोरा मिलती हैं उसके ऊपर, उस जंक्शन के ऊपर जो है टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्लाइटोरिस बोलते हैं, वो उसकी पोजीशन होती है। हाइमन जो है ये जनरली फर्स्ट क्वाइटस के समय क्या होती है, ब्रेक हो जाती है फर्स्ट इंटरकोर्स के समय, लेकिन ये जो है अचानक गिरने से, इंसर्शंस यानी कि वेजाइनल टेम्पॉन से या दूसरी एक्टिविटी पार्टिसिपेशन से जैसे हॉर्स बाइक राइडिंग से, साइकिलिंग से इस समय भी ब्रेक हो जाती है। तो हाइमन का पाया जाना ना पाया जाना, प्रेजेंस या एब्सेंस जो है ये वर्जिनिटी को नहीं बतलाता है। रिलायबल, इट इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो हाइमन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, अब ये डायग्राम देख लेते हैं। ये जो दिखाई गई ये रिब्स हैं, ये जो दिखाई गई इनको बोलते हैं मसल्स बिटवीन टू रिब्स। ये वाली जो मसल्स दिखाई गई, ये वाली जो मसल्स दिखाई गई इसको बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, जो हमारी चेस्ट की मसल्स होती हैं। ये जो है ये वाली बाहर वाली क्या दिखाई गई, एरियोला। ये क्या दिखाया गया, निप्पल है। ठीक है, और ये जो दिखाई गई है लेक्टिफेरस डक्ट है। ये वाली कौन है, इम्पुला। इम्पुला क्या है, वाइडर पार्ट होता है, वाइडर पार्ट होता है इम्पुला, ये रहा इम्पुला। ठीक है, और ये जो दिखाई गई है मेमोरी डक्ट दिखाई गई है। ये जो दिखाई गई एल्वियोलस दिखाया गया है, ये मेमोरी लोब दिखाया गया है, ये फैट बॉडी है। ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक है दाल। ठीक है, तो मेमोरी एल्वियोलाई से, ठीक है, मेमोरी एल्वियोलाई से जाती, एल्वियोलाई से दाल। ठीक है, तो डी से हो गया हमारे पास मेमोरी डक्ट, ए से हो गया एम्पुला, ए से हो गया लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, लेक्टिफेरस डक्ट। तो यहाँ से क्या होगा, एल्वियोलाई। ठीक, एल्वियोलाई से मेमोरी डक्ट से एम्पुला, और एम्पुला से जाता है लेक्टिफेरस डक्ट, और लेक्टिफेरस डक्ट से निप्पल के द्वारा सक कर लिया जाता है। ये है, और ये जो दिखाएंगे फैट बॉडी होती है। ठीक है, ये फैट जो है ये अलग अलग फीमेल में अलग अलग तरीके से डिपोजिट होता है। ठीक है, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है ये सारी फीमेल मेमल का करेक्टर है, और मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना मेमल का करेक्टर है जो मेल और फीमेल दोनों के पास होती हैं, लेकिन फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है सारी फीमेल मेमल के पास होती हैं। मेमोरी ग्लैंड जो है ये एक पेड स्ट्रक्चर होती है ब्रेस्ट में। ठीक है, इनके पास में ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जो वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट रखता है। ठीक है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट रखता है। ग्लैंडुलर जो टिश्यू है हर ब्रेस्ट में लगभग 15 से 20 मेमोरी लोब में डिवाइडेड होता है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है हर ईच ब्रेस्ट का, वो 15 से 20 मेमोरी लोब में डिवाइडेड होता है। इसके पास में क्लस्टर ऑफ सेल्स होती है जिनको एल्वलाई बोलते हैं, यानी ये बोल सकते हैं लोब के अंदर एल्वलाई होती हैं। ठीक है, मेमोरी लोब्स कितनी होती है, 15 से 20 होती हैं, और उनके पास में क्लस्टर ऑफ सेल्स पाई जाती है जिनको एल्वलाई बोलते हैं। ये एल्वलाई क्या करती हैं, मिल्क को सिक्रीट करती हैं, और ये एल्वलाई की कैविटी यानी ल्यूमेन में इसको मिल्क को स्टोर किया जाता है। फिर एल्वलाई ओपन होती है मेमोरी टिब्यूल में। मेमोरी टिब्यूल जो है ज्वाइन करता है मेमोरी डक्ट को। मेमोरी डक्ट जो है ये ज्वाइन करते हैं किसको, वाइडर मेमोरी एम्पुला को। फिर एम्पुला जो कनेक्ट होता है लेक्टिफेरस डक्ट को, लेक्टिफेरस डक्ट कनेक्टेड होती है निपल से, और निपल क्या, ब्रेस्ट फीडिंग के समय में मिल्क जो है निपल से सक कर लिया जाता है। तो इसका पाथ देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ हमारे पास, यहीं से क्वेश्चन कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। तो हमारे पास में सबसे पहले क्या होता है, मेमोरी लोब। मेमोरी लोब है, मेमोरी लोब जो है इसके पास में क्या होते हैं, एल्वेलाई, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वलाई जो है ये ओपन होती है कहाँ पर, मेमोरी टिब्यूल में, मेमोरी टिब्यूल्स में ओपन होती है। और मेमोरी जो टिब्यूल्स हैं ये ज्वाइन करते हैं किसको, मेमोरी डक्ट को, मेमोरी डक्ट को ज्वाइन करती है। फिर मेमोरी डक्ट जो है एक वाइडर पार्ट होता है जिसको एम्पुला बोलते हैं, एम्पुला को ज्वाइन करता है। फिर एम्पुला से होती है लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, लेक्टिफेरस डक्ट होती है। फिर लेक्टिफेरस डक्ट से निप्पल से सक आउट कर लिया जाता है, निप्पल से सक आउट। ठीक है, सक आउट मिल्क, ये इसका पाथ है।
तो किस तरीके से कहाँ पे ये मेमोरी लूप होती कितनी है, 15 से 20 होती हैं। मेमोरी लूप टोटल कितनी होती है, ईच ब्रेस्ट में 15 से 20 होती है मेमोरी लूप। ठीक है, ये हो गया। तो मेमोरी लूप एल्वलाई, फिर मेमोरी टिब्यूल, फिर मेमोरी डक्ट, फिर एम्पुला, फिर लेक्टिवरेज डक्ट, निप्पल और मिल्क सर्कल लिया जाता है। ये इसका पाथ है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, सेम क्वेश्चन हो सकता है, ये एज इट इज़ दे दे। ठीक है, 2026 में गैमेटोजेनेसिस। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, दोनों क्या करते हैं, गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। मेल टेस्टिस क्या करेगा, स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, ओवरी क्या करती है, ओवम को प्रोड्यूस करती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे क्या होता है गैमेटोजेनेसिस में, टेस्टिस जो हैं, जो इमेच्योर मेल जर्म सेल, इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल होती हैं जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म को बनाती हैं। कब चालू होती है, प्यूबरिटी के समय। प्यूबरिटी के समय स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। स्पर्मेटोगोनिया, इनको सिंगुलर में बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड वॉल में पाई जाती हैं। ये माइटोटिक डिवीजन करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं, माइटोटिक डिवीजन करती हैं और अपना नंबर बढ़ाती हैं। हर स्पर्मेटोगोनियम कैसे होती है, डिप्लॉइड होती है। इसके पास में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इस कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी ओसाइट कहलाती हैं। ये इनमें मियोसिस हो जाती है, ये मियोसिस करती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया भी कैसी है, डिप्लॉइड है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम भी डिप्लॉइड है। ठीक है, और ये स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉइड हो गए। तो देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड होती है। इनमें होता है मियोसिस। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला कंप्लीट मियोसिस करता है, जिसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, तो दो इक्वल हैप्लॉइड सेल बनाती है, जिनको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होती है। तो डिप्लॉइड कौन कौन है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, डिप्लॉइड है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड है, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होती है। इसके पास में केवल 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है सेकेंड मियोटिक डिवीजन करती है, वो बनाती हैं 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड भी क्या होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी हैप्लॉइड होती हैं। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड हैप्लॉइड है तो उनके पास कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, 23। ठीक है, स्पर्मेटिड जो ट्रांसफर हो जाती हैं स्पर्मेटोजोआ में, जिसको स्पर्म बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है। ठीक है, ये क्या है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, तो इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, वो हमारा स्पर्म का बनना है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में बदलता है। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। और यहाँ पे एक टर्म होता है स्पर्मिएशन। जब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फाइनली स्पर्म रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में स्पर्म का जो हेड है वो सर्टुली सेल में इम्बेडेड होता, धंसा हुआ होता है। फाइनली जो है स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को रिलीज कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होती है, जब स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज कर दिया जाता है उसको स्पर्मिएशन बोलते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में जब ट्रांसफॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्यूबरिटी की एज से स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिनको GnRH बोलते हैं, इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। इसी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबरिटी में स्टार्ट हो जाती है। GnRH क्या एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। GnRH का लेवल जब बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे ये GnRH काम करता है और 2 गोनेडोट्रोपिन को सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। एक होता है LH, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा होता है FSH, उसको बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH जो है लेडिक सेल पे काम करता है और सिंथेसिस करवाता है और सिक्रीशन कराता है एंड्रोजन का। एंड्रोजन जो है ये क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करा देते हैं। जबकि FSH जो है सर्टुली सेल पे काम करता है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, LH में L है, लेडिक में भी L है, तो LH जो होगा लेडिक सेल पे काम करेगा। FSH में S है, सर्टोली में भी S है, तो FSH सर्टोली सेल पे काम करता है, LH लेडिक सेल पे काम करता है। LH लेडिक सेल पे काम करके एंड्रोजन की सिंथेसिस और सिक्रीशन को बढ़ाता है। FSH जो है सर्टोली सेल पे काम करके, हाँ, और LH क्या करता है, एंड्रोजन की सिक्रेशन को बढ़ाएगा। एंड्रोजन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ा देता है। FSH जो है सर्टोली सेल पे काम करता है और उनके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस में कौन करेगा, FSH। स्पर्मियोजेनेसिस में FSH काम करता है, यानी SS। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में FSH काम करता है। ठीक है,
अब देख लेते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब इसका माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर देखा जाता है तो इसके पास में हेड होता है, नेक होती है, मिडिल पीस होता है, टेल होता है। तो स्पर्म का जो बॉडी पार्ट होता है वो 4 पार्टेड में डिवाइडेड होता है, 4 पार्ट में। पहला हेड, दूसरा नेक, तीसरा मिडिल पीस, चौथा टेल होती है। ठीक, तो इतने पार्टेड में डिवाइडेड होता है। इसके पास में क्या है, इसकी पूरी स्पर्म की पूरी बॉडी जो है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। स्पर्म के हेड के पास में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एंटीरियर पोर्शन जो है इसका कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं। एंटीरियर पोर्शन इसका एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम के पास में एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा पाया जाता है जो इसकी मोटिलिटी यानी ट्वेल की मोमेंट के लिए एनर्जी देता है। ठीक, और स्पर्म की मोटिलिटी को करवाता है, स्पर्म की मोटिलिटी कम फैसिलिटेट करवाता है जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके। ह्यूमन मेल जो हैं वो एक क्वाइटस में नॉर्मल फर्टिलिटी में अगर देखा जाए तो एक क्वाइटस में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार क्वाइटस में रिलीज़ कर देते हैं। नॉर्मल फर्टिलिटी में कम से कम 60% स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज़ के होते हैं और 40% कम से कम जो है स्पर्म वो विगरस मोटिलिटी के साथ होने चाहिए। ये वैल्यू पूछता है कि 60% स्पर्म जो हैं वो नॉर्मल शेप साइज़ के होते हैं और 40% स्पर्म जो है विगरस मोटिलिटी के होते हैं। ये दिखाया गया है। ये जिसको जो दिखाया गया क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या दिखाएगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसका हेड है। एक्रोसोम है, कैसा होता है, कैप लाइक होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसका हेड के पास में न्यूक्लियस होता है। ये क्रोमोसोम मटेरियल यानी हैप्लॉइड होता है, कितना क्रोमोसोम, 23। ये इसका नेक है, ये इसका मिडिल पीस है। मिडिल पीस में क्या होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाई जाती है जिसको स्विमिंग के लिए क्या करती हैं, एनर्जी देती है। टेल है तो कैसा मूवमेंट करता है, फ्लेजिलर मूवमेंट करता है, फ्लेजिलर मूवमेंट। ठीक है, स्पर्म कैसा मूवमेंट करता है, फ्लेजिलर मूवमेंट करता है। ठीक है, तो स्पर्म जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज किए जाते हैं और एक्सेसरी डक्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब इनमें एपिडेराइमिस का सेक्रेशन, वासा डिफरेंस का, सेमाइनल वेसिकल्स का और प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन जो है इसको मैचुरेशन और स्पर्म की मोटिलिटी के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा जो है ये स्पर्म के साथ मिलकर के सीमेन बनाता है। ठीक है, तो सीमेन होता क्या है, सीमेन में 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। ठीक, तो सीमेन में क्या है, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म 2 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो फंक्शन मेल एक्सेसरी डक्ट का और ग्लैंड का जो फंक्शन है वो क्या है, टेस्टिकुलर हार्मोन को मेंटेन रखना। तो मेल एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड का काम क्या है, टेस्टिकुलर हार्मोन यानी एंड्रोजन को मेंटेन रखना। ठीक है, अब मेच्योर फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। ठीक है, मार्क डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis जो है स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग होती है। oogenesis जो है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके पास में मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल होती है जिनको ओगोनिया बोलते हैं। तो ओगोनिया कैसी हो गई, डिप्लॉइड हो गई। ठीक है, जो है फीटल ओवरी के अंदर ही बन जाती हैं। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही oogenesis चालू हो जाती थी। तो oogenesis जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही शुरू हो जाती है और उसमें मिलियन ऑफ गैमेट यानी कि मदर सेल गोगोनिया बन जाती हैं फीटल ओवरी के अंदर। ठीक है, नो मोर गोनिया इज फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ के बाद में कोई और ओगोनिया ना तो ऐड की जा सकती, ना तो ऐड होती, ना तो बनती हैं। सेल स्टार डिवीजन एंड इंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट। तो मियोटिक डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट में सेल डिवाइड करती हैं। ठीक, और यहीं पे टेम्पररी अरेस्ट हो जाती हैं। तो मियोटिक डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट में जो ओगोनिया है वो टेम्परेरी अरेस्ट हो जाती हैं जिनको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। ठीक है, ठीक, तो प्राइमरी oocyte क्या है कि प्रोफेज फर्स्ट की मियोटिक डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट में जो सेल टेम्परेरी अरेस्ट हो जाती हैं, जो ओगोनिया अरेस्ट हो जाती हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte जो है ये ग्रेनुलोसा लेयर से सराउंडेड होती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो जब प्राइमरी oocyte के पास जो है एक ग्रेनुलोसा सेल की लेयर सराउंडेड कर दी जाती है उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। और इन प्राइमरी फॉलिकल का नंबर जो है धीरे धीरे डिजनरेट होने लगता है बर्थ से प्यूबरिटी तक। तो प्यूबरिटी में केवल इनके पास 60,000 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल बचती हैं। जबकि क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मिलियन गैमेट बनते हैं, मिलियन गैमेट मदर सेल हो तो मिलियन नंबर में ओगोनिया होती हैं, लेकिन प्यूबरिटी के समय केवल 60,000 से 80,000 ही बचती हैं। ईच ओवरी में, हर ओवरी में 60,000 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल बचती हैं। प्राइमरी फॉलिकल जो है एक और जो है लेयर से ग्रेनुलोसा सेल से सराउंडेड होती है, एक नई थीका बनाती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जब ग्रेनुलोसा लेयर बन जाती है तो प्राइमरी फॉलिकल बनता है।
अब प्राइमरी फॉलिकल की अगर चारों तरफ जो है जब ग्रेनुलोसा सेल की और लेयर जब सराउंडेड हो जाती है नई थीका बनाती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल जो है ट्रांसफॉर्म होती है टर्सरी फॉलिकल में। इसके पास में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको एंट्रम बोलते हैं। तो एंट्रम पाया जाता है टर्सरी फॉलिकल के पास में। जब सेकेंडरी फॉलिकल बदलती है टर्सरी फॉलिकल में उसके पास में जब सेकेंडरी फॉलिकल के पास में फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है तो उसको टर्सरी फॉलिकल बोल देते हैं। उसी फ्लूइड फिल्ड कैविटी का नाम है एंट्रम। एक थीका लेयर होती है जो ऑर्गेनाइज होती है इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना। तो थीका लेयर जो होती है अंदर की तरफ इनर थीका इंटरना, बाहर की तरफ आउटर थीका एक्सटर्ना। ये इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ योर अटेंशन एंड दिस स्टेज एट द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रोथ इन साइज एंड कंप्लीट फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे ध्यान देना ये है जब थीका इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना जब बनती है तो उस समय प्राइमरी जो oocyte है टर्सरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी जो oocyte हैं जो उससे कवर कर ली गई थी प्राइमरी oocyte जो है जब कवर के लिए एक ग्रेनुलोसा लेयर से उसको बोला गया प्राइमरी फॉलिकल। फिर और ज़्यादा लेयर कवर हो गई तो बोला गया सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जब फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई गई तो उसको एंट्रम बोला गया। अब कुल मिला के उसके अंदर जो है टर्सरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte तो है ही है। तो टर्सरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte साइज में ग्रो करती है और अपना पहला मेयोटिक डिवीजन को कंप्लीट करती है। इट इज अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। और जब पहली मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती कहाँ पे कंप्लीट होती पहली मेयोटिक डिवीजन टर्सरी फॉलिकल के अंदर। तो क्या बनाती है लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनाती हैं और छोटी टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनाती हैं। तो हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनती हैं। ठीक है ठीक है। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है इसके पास में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है प्राइमरी oocyte के। सेकेंडरी oocyte रिटेन्स द बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्मा प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte के साइटोप्लाज्म में सेकेंडरी oocyte रहती है। ठीक है इसका फायदा क्या है क्योंकि सेकेंडरी oocyte को न्यूट्रिशन चाहिए तो न्यूट्रिशन कौन देगा प्राइमरी oocyte देगा। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर आर डिजनरेट। तो ये डिवाइड नहीं करती है। ठीक है डिजनरेट हो जाती है। एट द प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस द टर्टरी फॉलिकल जो टर्टरी फॉलिकल है चेंज होती है और मेच्योर हो जाती है ग्रेफिन फॉलिकल में। ठीक है तो कहानी इसकी कुछ ऐसी है। तो हमारे पास में क्या हुआ इसको देख लेते हैं। ठीक है तो सबसे पहले क्या हुआ oogonia। ठीक तो सबसे पहले बना oogonia। oogonia बोलते हैं प्राइमरी oocyte बोलते हैं प्राइमरी oocyte से चलते हैं। तो प्राइमरी oocyte तो प्राइमरी oocyte से बनती है हमारी प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल अब प्राइमरी फॉलिकल से बनती हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल बनती हैं। अब सेकेंडरी फॉलिकल से बनती हैं टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल अब टर्सरी फॉलिकल से बनता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte अब सेकेंडरी oocyte से बनता है क्या सेकेंडरी oocyte तो बन गई। ठीक है अब जो टर्सरी फॉलिकल है ठीक है तो टर्सरी फॉलिकल ये आगे चल के क्या बनाती है सेकेंडरी oocyte तो रिलीज कर दी गई। सेकेंडरी oocyte को हम क्या बोल देंगे बाद में ओवम। इसी को लास्ट में हम ओवम बोलते हैं। तो जो रप्चर टर्सरी फॉलिकल होती है वो आगे चल के क्या बनाती है सॉरी ये ओवम अभी इसको नहीं बोलते हैं ओवम नहीं बोलेंगे। ठीक तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्सरी फॉलिकल है टर्सरी फॉलिकल क्या करती है चेंज करती है और मेच्योर फॉलिकल बन जाती है। इसको बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल ठीक है अब ग्रेफियन फॉलिकल की अब सेकेंडरी जो oocyte है वो क्या बनाती है जो सेकेंडरी oocyte आई ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगी अपने चारों तरफ बनाती है एक लेयर। तो बनाती है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा बनाती है। अब ग्रेफियन फॉलिकल क्या करेगी अब ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये सेकेंडरी oocyte को रिलीज करती है। ग्रेफियन फॉलिकल क्या करती है सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देती है। ठीक है तो अब देख लेते हैं क्या कहता है। तो जो पहला मेयोटिक डिवीजन है फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है पहली मेयोटिक डिवीजन के समय। ठीक है अब टर्सरी फॉलिकल जो है चेंज होती है मेच्योर हो जाती है चेंज होकर के मेच्योर फॉलिकल बनाती है इसको बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। सेकेंडरी जो oocyte है बनाती है एक नई मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा जो सेकेंडरी oocyte के पास होती है। ठीक है ग्रेफियन फॉलिकल अब जो रप्चर होती है और सेकेंडरी oocyte को रिलीज करती है। सेकेंडरी oocyte को ही ओवम बोलते हैं जो कि ओवरी से रिलीज होगी इसी को बोलते हैं ओवल्यूशन। तो ग्रेफियन फॉलिकल क्या करती है ओवल्यूशन करके यानी कि ओवम को रिलीज कर देती है। तो जो ग्रेफियन फॉलिकल जो रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल होगी उसी को बाद में बोल देंगे कार्पस ल्यूटियम। ठीक है तो ये इसकी कुछ साइकिल है। ये क्या है ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा प्राइमरी oocyte। ठीक तो अगर ये देखा जाए तो क्या है प्राइमरी oocyte है। ठीक है ये प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte से क्या बनता है सेकेंडरी oocyte। ये क्या बनेगा सेकेंडरी oocyte बनता है। अब सेकेंडरी oocyte से क्या बनता है टर्सरी फॉलिकल यानी कि टर्सरी फॉलिकल बन जाता है। सॉरी ये जो है आपकी ये जो दिखाई गई है क्या है प्राइमरी ये जो दिखाई गई है क्या है आपकी ये प्राइमरी फॉलिकल है तो ये सेकेंडरी फॉलिकल होंगी।
ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। फिर एक ग्रेफिन फॉलिकल क्या होगी, मेच्योर फॉलिकल इसी को बोलते हैं, मेच्योर फॉलिकल। फिर यहाँ से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज कर दी जाएगी, इसी को बोलते हैं ओवम, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट जो कार्पस ग्रेफिन फॉलिकल से रिलीज कर देगी, उसके बाद में कार्पस ल्यूटियम क्या है, रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल। कार्पस ल्यूटियम क्या है, रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल, ठीक है, ये रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में कुछ डिफरेंस दिखाए गए हैं, तो देख लेते हैं। प्यूबरिटी के समय स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होती, डिफरेंशिएशन होता है, माइटोसिस होती, डिफरेंशिएशन होता है, फिर बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला म्योटिक डिवीजन होता है, तो स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड होती है। फिर पहला म्योटिक डिवीजन होता है तो बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होती हैं। फिर स्पर्मेटिड भी डिप्लॉइड है, स्पर्मेटोजोआ भी डिप्लॉइड है। तो जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड म्योटिक डिवीजन जब होता है तब जाके बनता है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में डिफ्रेंशिएशन होकर इसके स्पर्मेटोजोआ बना देते हैं, ठीक है। अब इधर ओगोनिया है, ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइट की जो कहानी है फीटल लाइफ में होती है, ठीक है। तो ओगोनिया माइटोसिस करती, डिफ्रेंशिएट करती है, प्राइमरी ओसाइट बना देती है, ठीक है। और फिर बर्थ और चाइल्डहुड टू प्यूबरिटी तक का जो पीरियड है, इसमें पहली म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होती कब, ओवल्यूशन होने से पहले। फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट प्रायर टू ओवल्यूशन, ठीक। ये पॉइंट दे सकता है नीट में, स्टेटमेंट में, ठीक है, ये स्टेटमेंट में देगा। तो पहला म्योटिक डिवीजन जो है वो ओवल्यूशन के पहले कंप्लीट हो जाता है, तो बनता है प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बन जाते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी ओसाइट कैसी होती है, हैप्लॉइड होती हैं, ठीक है। प्राइमरी ओसाइट डिप्लॉइड होती हैं, ओगोनिया डिप्लॉइड होती हैं, ओवम हैप्लॉइड होता है, तो सेकेंडरी ओसाइट बाद में ओम कहलाता है। तो जो प्राइमरी ओसाइट बनी, प्राइमरी ओसाइट में जब पहला म्योटिक डिवीजन हुआ तो एक तो सेकेंडरी ओसाइट बनी, साथ में पहली पोलर बॉडी बन गई, ठीक है। फिर जब सेकेंडरी ओसाइट में जब म्योटिक डिवीजन होता है तो सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है, ठीक है। ये इसमें क्या दिखाया गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को बतलाया गया है। अब देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो फीमेल प्राइमेट में चलती है, फीमेल प्राइमेट में मंकी, एप्स, ह्यूमन आ जाते हैं, इनको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो प्राइमेट में चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, जो पहली मेंस्ट्रुएशन होती है प्यूबरिटी के समय, उसको बोलते हैं मीनार्क, यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार आती है उसको बोलते हैं मीनार्क। ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन जो है वो लगभग 28-29 दिन पे रिपीट होता है, ठीक है। तो साइकिल जो है वो एक मेंस्ट्रुएशन शुरू होने से लेकर के दूसरा मेंस्ट्रुएशन आने तक का जो समय उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक ओवम ओवल्यूशन के समय एक ओवम रिलीज़ किया जाता है कब, मिडिल। एक ओवम कब रिलीज़ किया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में। इनमें क्या क्या इवेंट होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो डायग्राम में दिए गए, अभी देखते हैं। तो साइकिल स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होती है साइकिल के साथ, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होता है तो इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, तो 3 से 5 दिनों तक जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या होगा, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो ब्रेक होने लगती है यूट्रस की, ठीक है। इसकी वजह से ब्लड वेसल जो हैं वो रप्चर हो जाती हैं, ठीक। और फॉर्म लिक्विड, वो लिक्विड बनाती है जो कि वजाइना से बाहर रिलीज होता है, बाहर निकल जाता है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स, मेंस्ट्रुएशन कब होगा, अगर ओवम रिलीज किया हो गया, ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है इंडिकेटिव होता है प्रेगनेंसी का। तो वो ये पॉइंट है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई तो इसका मतलब क्या है, प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है, ठीक है। इट में आल्सो भी काज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइनिंग काजेस, और भी कारण होते हैं जिनकी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती। कौन कौन से कारण, स्ट्रेस, पुअर हेल्थ भी हो सकती है। मेंस्ट्रुअल फेज जो है फॉलो की जाती है फॉलिकुलर फेज से। इस फेज में क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में प्राइमरी फॉलिकल ओवरी की ग्रो करती हैं और बनाती है मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है, मेंस्ट्रुअल फेज जब चालू होती है उसके बाद में आती है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में प्राइमरी फॉलिकल जो होती हैं ग्रो करती हैं और मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल बनाती हैं। फिर इंडोमेट्रियम जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो दोबारा रीजनरेट करती है और प्रोलिफरेट करती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ओवरी में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं ओवरी यूट्रस में, जिसकी वजह से क्या होगा, पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन का लेवल बदल जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। और क्या होगा, कौन हार्मोन है पिट्यूटरी वाले, जैसे गोनेडोट्रोपिन, एलएच और एफएसएच, ये क्या करते हैं फॉलिकुलर फेज में बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। एलएच और एफएसएच फॉलिकुलर फेज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और क्या करते हैं, फॉलिकुलर डिप्लॉयमेंट को स्टिमुलेट करते हैं और एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करते हैं। एलएच और एफएसएच क्या करते हैं, एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करते हैं, जो कि ग्रोविन फॉलिकल है। ग्रोविंग फॉलिकल के द्वारा एस्ट्रोजन के सिक्रीशन और फॉलिकुलर के डेवलपमेंट को कौन स्टिमुलेट करते हैं, एलएच और एफएसएच। किस फेज में, फॉलिकुलर फेज में। एलएच और एफएसएच जो है दोनों 14th डे पे यानी कि मिड ऑफ साइकिल पे सबसे ज़्यादा होते, पीक लेवल रखता है। तो एलएच का बहुत ज़्यादा
सिक्रीशन होने लगता है, अपनी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाते हैं मिड साइकिल के दौरान, उसको बोलते हैं एलएच सर्ज। एलएच सर्ज क्या करता है, ग्रेफिन फॉलिकल को रप्चर करवाता है और ओवम रिलीज हो जाता है, ओवल्यूशन। तो ओवल्यूशन जो 14th डे पे होता है, अब 14th डे पर ही एलएच सर्ज होता है, जिसकी वजह से ग्रेफिन फॉलिकल से ओवम रप्चर करवाने के लिए एलएच जिम्मेदार है। ठीक है, ओवल्यूशन यानी ओवलेटरी फेज। ओवलेटरी फेज जो है फॉलो की जाती है ल्यूटिल फेज से। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है ग्रेफिन फॉलिकल का, जब ग्रेफिन फॉलिकल से ओवल्यूशन हो जाता है, यानी ओवम रिलीज कर दिया जाता है, तो बचा हुआ जो ग्रेफिन फॉलिकल है उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अब ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरॉन को लार्ज अमाउंट में, कार्पस ल्यूटियम बहुत ज़्यादा ही प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करवाता है। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन रखना है। एंडोमेट्रियम जो है ज़रूरी होता है, सच एंडोमेट्रियम नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम। फर्टिलाइज ओवम के लिए एंडोमेट्रियम जरूरी है और प्रेगनेंसी के दूसरे इवेंट के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, प्रेगनेंसी के समय सारे इवेंट जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉप हो जाते हैं, वहाँ पे कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा, मतलब क्या है, प्रेगनेंसी है। ठीक है, तो सारे इवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉप हो जाते हैं और कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। ठीक, तो इन अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर बाई चांस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बाई चांस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाता है, मतलब टूट जाता है और दोबारा एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को डिसइंटीग्रेट करा देता है, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो ये मार्किंग है नई साइकिल की। ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है लगभग 50 साल की उम्र में बंद हो जाती है। इस टर्म को बोलते हैं मीनोपॉज। जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है ये इंडिकेटर है किसका, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का। ये हमारी मीनार्क और मीनोपॉज के बीच में होती है। तो रिप्रोडक्टिव फेज जो है, ठीक है, तो जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन होता है कब तक चलता है, मीनार्क और मीनोपॉज तक चलता है। ठीक है, अब यहाँ से डायग्राम में देख लेते हैं, डायग्राम में क्या बताया गया है। ये सबसे पहली फेज है मेंस्ट्रुएशन, पहली फेज। उसके बाद में फॉलिकुलर फेज होती है, फिर ये क्या हो गए, एलएच सर्ज होती है। ठीक, एलएच सर्ज होती है फिर 14th डे पे। उसके बाद में आती है ल्यूटियल फेज यानी सिक्रेटरी फेज आती है, उसके बाद नई साइकिल चालू हो जाती है। तो मेंस्ट्रुएशन के समय में क्या होगा, मेंसेज चालू हो जाता है, लगभग 3 से 5 दिनों तक चलता है मेंसेज जो है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, इस समय जैसे मेंसेज होगा तो फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगा, और क्या होगा, एलएच और एफएसएच का लेवल बढ़ने लगा। ठीक है, और 14th डे पे एलएच और एफएसएच जो है, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं, इनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या होगा, ओवल्यूशन हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा, डेवलपिंग जो फॉलिकल है उसमें फॉलिकुलर फेज में वो मैच्योर फॉलिकल में बदल जाती है। इस दौरान एस्ट्रोजन जो है सिक्रेट किया जाता है। अब यहाँ से बोल सकता है ये कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी 2 पीक वैल्यू होती है, 2 बार सबसे ज़्यादा होता है, तो एस्ट्रोजन। एक तो यहाँ पे पीक वैल्यू है, दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, तो एक तो ल्यूटियल फेज के बाद आती है, दूसरा एस्ट्रोजन जो है वो फॉलिकुलर फेज के बाद और ल्यूटियल फेज के बाद एस्ट्रोजन का लेवल पीक होता है। तो मेच्योर फॉलिकल हो गया, मेच्योर फॉलिकल जो है वो हमारी फॉलिकुलर फेज में हो गया। फिर ओवल्यूशन हो गया एलएस यानी 14th डे पे। ओवल्यूशन होने के बाद ओवम जब रिलीज हो जाता है, उसके बाद में हमारा प्रोजेस्टेरॉन लेवल ज़्यादा बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जो कार्पस ल्यूटियम है, जो रप्चर्ड फॉलिकल है, रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल है, उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम डेवलप होता है और क्या सिक्रिएट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो आफ्टर द ओवल्यूशन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ने लगता है। अगर बाई चांस क्या हुआ कि प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, रिग्रेस कर जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है और दोबारा इंडोमेट्रियम की लाइनिंग डिसइंटीग्रेट होकर के दोबारा मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाता है, दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे और क्या दिया गया देख लेते हैं कि मेंटेनेंस जो है, हाइजीन और सैनिटेशन मेंस्ट्रुएशन के समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली। सैनिटरी नैपकिन्स एंड क्लीन होममेड पैड उसको ज़रूरी यूज़ करना चाहिए। सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड को हर 4 से 5 घंटे में चेंज करना चाहिए जैसी रिक्वायरमेंट हो, और उनको जो डिस्पोज कर देना चाहिए, यूज सैनिटरी नैपकिन्स ठीक प्रॉपर्ली रैपिंग इट, उसको रैप करके उसमें पेपर में लपेट करके, डू नॉट थ्रो द यूज ऑफ नैपकिन्स इन द ड्रेन पाइप और टॉयलेट, उनको टॉयलेट वगैरह में या ओपन एरिया में उनको छोड़ना नहीं चाहिए। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन्स वॉश हैंड विद सॉप, उसके बाद में हाथ को साबुन से धो देना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन। तो कपुलेशन यानी क्वाइटस, क्वाइटस के समय सीमेन जो है पेनिस के द्वारा वेजाइना में रिलीज कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो जो मोटाइल स्पर्म है ये बहुत तेज़ी के साथ में स्विम करके तैर करके सर्विस के थ्रू यूट्रस में एंट्री कर जाते हैं, फाइनली जो है एम्पुलरी रीजन में पहुंच जाते हैं फैलोपियन ट्यूब की। ओवम रिलीज किया जाता है ओवरी के द्वारा और वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है एम्पुलरी रीजन तक। एम्पुलरी रीजन तक जो है ओवम भी आ चुका है और स्पर्म भी आ चुका है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, एम्पुलरी रीजन में होता है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अगर इफ ओवम एंड स्पर्मा ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, अगर स्पर्म और ओवम साथ साथ अगर आए हुए हैं तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। कहाँ पर, एम्पुलरी रीजन में। दिस इज रीजन वाई नॉट ऑल कपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यही कारण है कि सारे कपुलेशन
और सारे कॉपुलेशन जो हैं ये फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करते, प्रेगनेंसी को लीड नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सारे जो स्पर्म होते हैं वो एम्ब्रियो रीजन तक नहीं पहुँच पाते हैं। दो ओवम का स्पर्म के साथ में फ्यूज होना ही क्या है? फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म जो है क्या करता है, ओवम की जो ज़मुना पेलिसुडा लेयर है उसको कॉन्टेक्ट करता है और उसको पेनिट्रेट करता है। कैसे? वो उसकी मेम्ब्रेन चेंज हो जाती है। जैसे ही ज़मुना पेलिसुडा लेयर को स्पर्म जो है कांटेक्ट में आता है, तुरंत ओवम क्या करेगा, अपनी मेम्ब्रेन को चेंज कर देता है और बाकी जो आने वाले जो स्पर्म है उनकी एंट्री को ब्लॉक कर देता है। ये इंश्योर हो जाता है कि इंश्योर करता है कि केवल एक ही स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो स्पर्म क्या करता है, एक्रोसोम से सिक्रीट करता है किसको? एंटी फर्टिलिजिन एंजाइम को सिक्रीट करता है ओवम के साइटोप्लाज्म में। ठीक, तो स्पर्म जो है एक्रोसोम की मदद से, एक्रोसोम ने क्या किया, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिजनरेट करा दिया, उसकी ज़ोना पेलिसुडा मेम्ब्रेन को तोड़ दिया। उसके बाद में एक्रोसोम जो है जो उसका क्या कहते हैं, ओवम के साइटोप्लाज्म के थ्रू एंट्री करता है ज़ोना पेलिसुडा, ठीक है, ज़ोना पेलिसुडा मेम्ब्रेन को तोड़ करके और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ करके। ठीक है, ठीक। अब ये इंड्यूस करता है कि मियोटिक डिवीजन जो है, सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही स्पर्म जो है ज़ोना पेलिसुडा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है, ये इंश्योर हो जाता है कि सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ। तो सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है? जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो अनइक्वल सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाती हैं और हैप्लॉइड ओवम बना देती हैं। अब ओवम को oocyte बोलते हैं। सेकेंडरी oocyte को हम ओवम कब बोलते हैं? जब उसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो स्पर्म का है और ओवम का अब फ्यूज हो जाते हैं, बनाते हैं डिप्लॉइड जाइगोट। तो जस्ट प्रायर टू फ्यूजन जो है, फ्यूज फर्टिलाइज होने से पहले तुरंत जो है सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और जाके ओवम बन जाता है। ठीक, ओवम को oocyte बोलते हैं। अब ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिल जाते हैं, फ्यूज होते हैं, जाइगोट बना देते हैं। तो जाइगोट में प्लॉइड क्रोमोसोम कितने होंगे? डिप्लॉइड होता है तो 2n होता है। 2n कितना होगा? 46 होता है। ठीक है, वन हैज़ रिमेंबर दैट सेक्स ऑफ बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड दिस स्टेज इटसेल्फ। अब यही स्टेज पे जो है बेबी का सेक्स डिटरमाइन हो जाता है कि मेल होगा फीमेल होगा। तो क्रोमोसोम पैटर्न जो है ह्यूमन फीमेल में, अगर एक्स एक्स है तो ह्यूमन फीमेल होगी, एक्स वाई है तो मेल होगा। सारे हैप्लॉइड गैमीट यानी ओवा जो हैं ये फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिनके पास में एक केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। जबकि मेल गैमीट स्पर्म के पास में सेक्स क्रोमोसोम जो है या तो एक्स हो सकता है या तो वाई हो सकता है। 50% स्पर्म जो है वो एक्स क्रोमोसोम रखते हैं, बाकी 50% स्पर्म जो है वो वाई क्रोमोसोम रखते हैं। फ्यूज होने हाँ ठीक है, क्या हो गया? मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनता है। अब जाइगोट के पास या तो एक्सेस क्रोमोसोम होगा या तो एक्स वाई क्रोमोसोम होगा। ये डिपेंड करता है कि स्पर्म जो है एक्स क्रोमोसोम लेके आया है, वाई क्रोमोसोम लेके आया है। अगर जाइगोट के पास एक्सेस क्रोमोसोम है तो फीमेल फीमेल बेबी होगी, अगर एक्स वाई है तो मेल होती है। ठीक है, तो यहाँ से रीजन जो है कि जो बेबी का जो सेक्स है डिटरमाइन कौन करता है? फादर होता है, मदर नहीं डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो मदर के पास में केवल जो होती है एक्सेस क्रोमोसोम होता है और फादर के पास में एक्स वाई होता है। इस वजह से फादर ही जिम्मेदार है बेबी के सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो माइटोटिक डिवीजन के समय जाइगोट जैसे ही बनता है तो जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है। फिर एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर एम्पुलरी रीजन से स्तमस्थ की तरफ, ओविडक्ट के स्तमस्थ की तरफ पहुंचता है। और जब जैसे स्तमस्थ से यूट्रस की तरफ जाने लगता है तो वहीं पे जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है, उसको बोलते हैं क्लीवेज बोलते हैं। और बनाता है 2, 4, 8, 16 डाटर सेल बनाती है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। तो 16 डाटर सेल जब होती हैं उसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। अब एम्ब्रायो जो होता है 8 से 16। जब 2 से 16 ब्लास्टोमेर हो जाती हैं तो उनको बोलते हैं मोरुला। तो मोरुला के पास में कितना होगा? 2 से 16 सेल होती हैं। ठीक है, अब मोरुला के पास में मोरुला कंटिन्यू डिवाइड करता है, ट्रांसफॉर्म बनता है, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोमेर से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट। फिर ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस की तरफ मूव करता है और ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमेर होते हैं वो अरेंज हो जाती हैं आउटर लेयर में। तो बाहर की तरफ वाली लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, अंदर की तरफ इनर ग्रुप ऑफ सेल होती हैं जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होती है, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। तो बाहर की लेयर ट्रोफोब्लास्ट सेल और ट्रोफोब्लास्ट से ही इनर ग्रुप ऑफ सेल होती है जिनको इनर सेल मास कहते हैं। तो जो ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर है वो इंडोमेट्रियम के साथ में अटैच हो जाती हैं और इनर सेल मास जो है डिफ्रेंशिएटेड होता है एम्ब्रियो में। तो ट्रोफोप्लास्ट की जो लेयर है इंडोमेट्रियम से जुड़ती हैं। ठीक है, इनर सेल मास जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है एम्ब्रियो के फॉर्म में। अटैचमेंट होने के बाद में यूट्राइन सेल जो हैं रैपिडली डिवाइड करती हैं और ब्लास्टोसिस्ट को कवर करती हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है एम्बेडेड हो जाता है, धंस जाता है यूट्रस की इंडोमेट्रियम में, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन जो है लीड करता है प्रेगनेंसी को। ठीक, अब यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए गए, डायग्राम देख लेते हैं।
तो ये हमारा क्या है, ओवम है, ठीक है। ये हमारा ये स्पर्म जो ओम को पेनिट्रेट कर रहे हैं, ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट क्या करती है, डिवाइड करती हुई बनाती है ब्लास्टोमेयर, ठीक है। ब्लास्टोमेयर बनाती है, ब्लास्टोमेयर्स बनाती है। ब्लास्टोमेयर क्या बनाती है आगे चल के, मोरुला। मोरुला क्या होती है, 8 से 16 जो डॉटर सेल होती हैं वो होती मोरुला के पास। फिर मोरुला आगे चल के बनाता है ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या है, यूट्रस की इंडोमेट्रियम की वाल में धंस जाता है, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ये बन गया ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जाएगा यूट्रस की वाल के साथ में इंडोमेट्रियम में धंस जाएगा, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ये इम्प्लांटेशन हो गया। अब देखते हैं प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है, में इवेंट क्या क्या होते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद में फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं वो ट्रोफोब्लास्ट पे अपीयर हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं क्रोनिक विलाई। क्रोनिक विलाई जो होती हैं वो ट्रोफोब्लास्ट पे ही पाई जाती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जो यूट्राइन टिश्यू को सराउंड करती हैं, ठीक। मैटरनल ब्लड, ठीक है। कोरोनरी विलाई विच आर सराउंडेड बाई यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। कोरोनरी विलाई जो होती हैं यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से सराउंड की जाती हैं, कवर की जाती हैं। कोरोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू, ठीक है, ये आपस में मिलजुल के, ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाती हैं फीटस और मैटरनल ब्लड के साथ में, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं प्लेसेंटा को कौन बनाता है, प्लेसेंटा को बनाते हैं क्रोनिक विलाई को कोरियोनिक विलाई, और कौन बनाती हैं, यूटेराइन टिश्यू, यूटेराइन टिश्यू। तो कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू मिलजुल के क्या बनाती है, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच को, उसको जोड़ती है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा जो है ये क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को एम्ब्रियो को सप्लाई करता है और CO2 और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, जो कि एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा। प्लेसेंटा जो है ये एम्ब्रियो को कनेक्ट करता है अम्बिलिकल कार्ड से, जो हेल्प करता है कि सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में एम्ब्रियो से, ठीक है। प्लेसेंटा जो है ये एंडोक्राइन टिश्यू होता है, प्लेसेंटा जो है एंडोक्राइन टिश्यू होता है। ये कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है जैसे HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स और प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी सिक्रीट करता है प्लेसेंटा। ह्यूमन कोरियोनिक विलाई भी सिक्रीट करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन भी सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो प्लेसेंटा से कौन कौन सी चीज़ें सिक्रीट होती हैं, प्लेसेंटा सिक्रीट करता है एक तो HCG, दूसरा HPL, तीसरा एस्ट्रोजन, चौथा प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन जो है, प्रोजेस्टेरोन और कहाँ से सिक्रीट हुआ था, कार्पस ल्यूटियम से। जो रप्चर जो ग्रेफिन फॉलिकल है उनको कार्पस ल्यूटियम बोला गया। तो कार्पस ल्यूटियम भी प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करती है और प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करती है, ठीक है। बाद में प्रेगनेंसी के फेज में एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन। प्रेगनेंसी के बाद में निकलता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन कौन सिक्रीट करता है, ओवरी, ठीक है। HCG, HPL और रिलैक्सिन, HCG, HPL और रिलैक्सिन जो है केवल प्रेगनेंसी के समय ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। HCG, HPL और रिलैक्सिन जो है प्रेगनेंसी के समय ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। प्रेगनेंसी के समय इन हार्मोन का लेवल जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इनका लेवल मैटरनल ब्लड में बढ़ जाता बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज इसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। ये हार्मोन का जब प्रोडक्शन जब बढ़ जाता है मैटरनल ब्लड में, इसकी वजह से फीटल ग्रोथ को सपोर्ट मिलती है, फीटल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। मेटाबॉलिक चेंज होते हैं मदर में, ठीक है, और प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। इमीडिएट इम्प्लांटेशन के बाद तुरंत इनर सेल जो मास है वो डिफ्रेंशिएट होता है, इनर सेल मास जो है डिफ्रेंशिएट होता है और बनाती बाहर वाली लेयर जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म। इनर सेल मास ही डिफ्रेंशिएट होकर के बाहर लेयर बनाती एक्टोडर्म और अंदर वाली लेयर बनाती इंडोडर्म। एक बीच में लेयर बनती है जिसको बोलते हैं मीजोडर्म, जो एक्टो और इंडो के बीच में बनता है, जिस हम क्या हैं, हम लोग जो है सीलोमेट है, ठीक। तो सीलोमेट है मतलब क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टोडर्म होना चाहिए, इंडोडर्म होना चाहिए, मीजोडर्म होना चाहिए, इस वजह से। तो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म अपीयर हो जाती है। ये तीन जो लेयर हैं ये क्या करती हैं, सारे टिश्यू आर्गन को एडल्ट में बनाती हैं, ठीक है। तो इनर सेल मास के पास में कुछ सेल होती है जिनको बोलते हैं स्टेम सेल, इनके पास में वो ताकत होती है जो सारे टिश्यू और आर्गन को बना सकती हैं, ठीक है। ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 महीनों की होती है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में प्रेगनेंसी के 1 महीने के बाद एम्ब्रियो का हार्ट बनता है, जो पहला साइन होता है फीटस का, ठीक है, जिसको आप जो है स्टेथोस्कोप के हेल्प से हार्ट की साउंड को केयरफुली सुन सकते हैं। सेकेंड मंथ की प्रेगनेंसी के एंड में स्टार्टअप में नहीं, एंड में फीटस जो है लिम्ब और डिजिट डेवलप करता है। बाय द एंड ऑफ 12th वीक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी तीसरे महीने में मेजर आर्गन जो हैं बन जाते हैं, जैसे लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया तीसरे महीने में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बन जाते हैं और डेवलप्ड होते हैं। फर्स्ट मोमेंट जो है फीटस का
वो और अपीयरेंस फर्स्ट मोमेंट फीटस का, ठीक है, पहली साउंड पहले मंथ में सुनाई देती है और जो फीटस का जो पहला मोमेंट है और अपीयरेंस जो है हेयर का हेड के ऊपर वो 5th महीने के दौरान देखने को मिलता है। तो 5वें महीने में फीटस जो है पहला मोमेंट करता है। एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 24 हफ्ते, या फिर बोल सकते हैं 6th मंथ के एंड में, 6th मंथ के एंड में फाइन हेयर बॉडी जो है फाइन हेयर कवर कर लेती है, आईलिड सेपरेट हो जाती हैं, आईलेसेस बन जाती हैं और 9 मंथ के एंड में प्रेगनेंसी के फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है और रेडी हो जाता है डिलीवरी में। तो यहाँ पे जो जो दिया गया उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट साइन जो है फीटस का वो हर्ट साउंड है। तो हर्ट जो है वो 1 महीने के बाद बन जाता है, आफ्टर 1 मंथ, प्रेगनेंसी के 1 महीने के बाद बन जाता है, ठीक है। और सेकेंड मंथ के एंड में लिम्ब और डिजिट बन जाती हैं 12th वीक के बाद में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12th वीक के बाद में जो है वो मेजर आर्गन बन जाते हैं, जैसे लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटिला बन जाते हैं। यानी तीसरे महीने में ही पता चल जाता है कि बेबी जो है फीटस जो है मेल है फीमेल है। फर्स्ट मोमेंट जो है फीटस का और खोपड़ी के ऊपर जो बाल हैं ये 5th मंथ के दौरान ऑब्जर्व किए जाते हैं। 6th मंथ के एंड में यानी 24 वीक्स या सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में बॉडी जो है फाइन हेयर, बॉडी के ऊपर हेयर आ जाते हैं, आईलिड सेपरेट हो जाती हैं, आईलेसेस बन जाते हैं और 9 महीने के बाद में फीटस पूरी तरीके से डेवलप है और रेडी है डिलीवरी के लिए, बाहर आने के लिए। पार्चुरेशन, एवरेज जो ड्यूरेशन होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो लगभग 9 महीने का होता है, जिसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। इनमें विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में प्रेगनेंसी के एंड में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो क्या करता है फीटस की डिलीवरी यानी फीटस को एक्सपेल आउट करता है, मतलब बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। फीटस की जो डिलीवरी है जिसको चाइल्ड बर्थ बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जो है कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है। पार्चुरेशन जो है ये पूरी तरीके से जब फीटस डेवलप हो जाता है तो प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा से एक सिग्नल आता है जो क्या करता है, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से बतलाता है कि फीटस है पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। और ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन को रिलीज होने को ट्रिगर करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करती है, यूट्राइन मसल्स यानी स्मूथ मसल्स पे काम करती है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्गर यानी विगरस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जो क्या करता और क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन को, ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन को। स्टिमुलेट रिफ्लेक्स बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन, ये जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट किया जाता है, सिक्रीट करता है स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन लगातार सिक्रीट किया जाता है और यूट्राइन जो है यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि बेबी जो है यूट्रस से बाहर आ गया बर्थ कैनाल के थ्रू, जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन। बर्थ कैनाल कौन बनाती है, सर्विक्स और वेजाइना मिलकर के, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलकर के बर्थ कैनाल बनाते हैं, ठीक है। इन्फेंट के डिलीवर होने के बाद, बेबी के यानी कि इन्फेंट के डिलीवर होने के बाद में प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस से बाहर आ जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक है। मेमरी ग्लैंड जो है, फीमेल की मेमरी ग्लैंड में डिफ्रेंशिएशन होता है प्रेगनेंसी के समय और वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं। प्रेगनेंसी के एंड में, प्रेगनेंसी के एंड में जो इसको मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं इसको बोलते हैं लैक्टेशन। मदर जो है हेल्प करती है न्यू बॉर्न को फीड कराने में। तो जो मिल्क प्रोड्यूस होता है कुछ शुरुआती दिनों में, लैक्टेशन पीरियड के कुछ शुरुआती दिनों में, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम के पास में सेवरल एंटीबॉडी होती हैं जो ज़रूरी होती हैं न्यूबॉर्न बेबी को रेजिस्टेंस दे, ताकत दें, इम्यूनिटी दें। ब्रेस्ट फीडिंग जो है शुरुआती समय के पीरियड में इन्फेंट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, जो डॉक्टर रिकमेंड करता है लगभग 6 मंथ के लिए, जो एक हेल्दी बेबी को तैयार करता है। अब समरी देख लेते हैं, समरी में क्या दिया गया है, समरी पढ़ना जरूरी रहता है हर बार। तो क्या है, ह्यूमन्स जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, विविपेरस है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास में एक पेयर टेस्टिस होती हैं, मेल एक्सेसरी डक्ट होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड होती हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलिया होती हैं। हर टेस्टिस के पास में 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। हर लोब्यूल के पास में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती हैं। हर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है लाइन होती है साइड सेम स्पर्मेटोगोनिया से और सर्टोली सेल से। स्पर्मेटोगोनिया में मियोटिक डिवीजन होता है और स्पर्म फॉर्मेशन होता है। सर्टोली सेल क्या करती हैं, डिवाइडिंग जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। लेडी सेल जो होती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर लाई करती हैं और ये टेस्टिकुलर हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रेशन को स्टिमुलेट करती हैं। इस टेस्टिकुलर हार्मोन को एंड्रोजन बोलते हैं। मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया पेनिस होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास में एक पेयर ओवरी, एक पेयर ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटिलिया होती हैं, ठीक है। और एक पेयर मेमरी ग्लैंड होती हैं। ओवरी जो है प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट यानी ओवम को और कुछ स्टेरॉइड हार्मोन। इन स्टेरॉइड हार्मोन को ओवेरिन हार्मोन भी कहते हैं। ओवेरिन फॉलिकल जो है वो अलग अलग डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज में स्टोमा में इम्बिडेड होती है। ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना ये सब क्या फीमेल एक्सेसरी डक्ट होती हैं। यूट्रस के पास में 3 लेयर होती हैं, बाहर वाली पेरीमेट्रियम, नीचे वाली मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम स्मूथ होती है। इंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर होती है, ठीक है, और पेरीमेट्रियम थिन होती है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया में मॉन्स पेबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस होती है। मेमरी ग्लैंड जो है वन ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है।
मेमरी ग्लैंड का पाया जाना, फंक्शनल मेमरी ग्लैंड का पाया जाना जो है फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का रिजल्ट क्या होता है कि स्पर्म बन जाते हैं। स्पर्म जो है मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म के पास में हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल होती हैं। जो मेच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसकी प्रोसेस का नाम है oogenesis। फीमेल प्राइमेट में रिप्रोडक्टिव जो साइकिल चलती है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन इन प्यूबरिटी के बाद शुरू हो जाती है। ओवल्यूशन जो है ये केवल ओवम रिलीज़ किया जाता है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में केवल एक ही ओवम रिलीज़ किया जाता है। साइक्लिक चेंज होते हैं ओवरी में और यूट्रस में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में, जिसकी वजह से क्या होगा, पिट्यूटरी के हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन का लेवल बदल जाता है। क्वाइटस के बाद में स्पर्म जो है एम्पुला में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम को, जिसकी वजह से डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। एक्स और वाई क्रोमोसोम का प्रेजेंस जो बतलाता है स्पर्म में, ये डिटरमाइन करेगा एम्ब्रियो का सेक्स होगा, मेल होगा फीमेल होगा। जाइगोट क्या करेगा, लगातार माइटोटिक डिवीजन करता है, बनाता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो मोरुला बनाएगा, फिर ब्लास्टोमेर बनाता है, ब्लास्टोमेर से मोरुला बनता है, मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ब्लास्टोसिस्ट ही यूट्रस में इम्प्लांट होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, प्रेगनेंसी। लगभग 9 महीनों के बाद में फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है और रेडी है डिलीवरी के लिए, यानी कि चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जो है न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म जो है कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म से इंड्यूस की जाती है, जिसमें कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन यहाँ पे दिया गया है। तो कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म को कौन इंड्यूस करता है, कौन कौन से हार्मोन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। इसको याद कर सकते हैं सीईओ। सीईओ जो हैं ये पार्चुरेशन में हेल्प करते हैं, पार्चुरेशन में हेल्प करते हैं। सी फार हो गया कॉर्टिसोल, ई फार हो गया एस्ट्रोजन, ठीक है, ओ फार हो गया ऑक्सीटोसिन। ये 3 जो हार्मोन हैं ये पार्चुरेशन में हेल्प करते हैं। ये क्वेश्चन नीट 26 में दे सकता है, नीट 26 में देने के चांस हैं इस क्वेश्चन को। मेमरी ग्लैंड जो हैं ये प्रेगनेंसी के समय डिफ्रेंशिएट होती हैं और मिल्क को चाइल्ड बर्थ के बाद में सिक्रेट कराती हैं। न्यू बॉर्न बेबी जो है मिल्क को फीड करता है, उस पीरियड को बोलते हैं लैक्टेशन। यानी कि इनिशियल जो कुछ फ्यू मंथ जो हैं उस दौरान जो है बेबी की ग्रोथ के लिए वो मिल्क जरूरी होता है। जो इनिशियल मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम जो है वो इनेट इम्यूनिटी देता है। तो ये हमारा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं।